स्वागत है आपका चैनल पर। और आज लेकर आई मैं डिमांड कॉन्सेप्ट, जो कि इकोनॉमिक्स का बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है और फटाफट हम इसे क्लियर करेंगे। और अगर किसी को कोई डाउट है तो प्लीज़ ज़रूर पूछें। और देखिए, मैं बायलिंगुअल लाई हूँ, फिर भी अगर कोई लैंग्वेज का प्रॉब्लम है तो मैं और थोड़ा इंग्लिश में बोलूँगी। प्लीज़ बोलने पे भी कॉन्सेंट्रेट करें और जो नोट लिखे उन पे भी कॉन्सेंट्रेट करें, ठीक है। और जो चैनल पे नए आए प्लीज़ सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और शेयर करिए। यहाँ पर शुरू करते हैं। डिमांड क्या होता है? ये एक फिक्स टाइम पीरियड के लिए एक निश्चित मात्रा खरीदने के लिए जब कंज्यूमर तैयार रहता है, ठीक है, एक निश्चित मात्रा और एक फिक्स टाइम पीरियड जब कंज्यूमर बिल्कुल रेडी हो खरीदने के लिए दी हुई कीमत पर, ठीक है, यानी दी हुई कीमत पर एक फिक्स मात्रा और एक निश्चित दाम पर, और कंज्यूमर उस पर्टिकुलर टाइम पर पूरी तरह से रेडी है खरीदने के लिए, दैट इज़ द डिमांड। ऐसे आप कुछ भी विश करते रहो कि मेरे को तो फरारी कार चाहिए या मुझे बंगला खरीदना है, तो दैट इज़ नॉट अ डिमांड, ठीक है, इट्स अ विश। ये विश है, ये डिमांड नहीं है। डिमांड कब कही जाएगी? जब आप उस पर्टिकुलर प्राइस पर और उस टाइम पीरियड पे, उस टाइम पीरियड में उसकी एक निश्चित पर्टिकुलर यूनिट को पूरे सोच समझकर खरीदने के लिए तैयार हो गए मार्केट में, आप उसका प्राइस देने के लिए तैयार हैं उस समय पर, तो ये जो है डिमांड में आ जाएगी, ठीक है। यहाँ टाइम पीरियड बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हर समय उस कीमत पे इंसान राज़ी नहीं हो सकता। मान लीजिए आपको कोई स्वेटर है 500 का, तो आप इसे विंटर में तो ये प्राइस देना चाहोगे, पर समर में नहीं, क्योंकि आउट ऑफ द सीजन यू आर नॉट रेडी टू पे दैट सेम प्राइस, ठीक है, बिकॉज समय भी यहाँ पर उतना ही इम्पॉर्टेंट है, तो ध्यान रखिएगा। इसके अलावा हाइलाइट्स ये है कि टाइम पीरियड ज़रूरी है, क्वांटिटी कितनी खरीद रहे हैं उसका भी आपको बिल्कुल क्लियरिटी होनी चाहिए, उसी प्राइस पर आप रेडी होने चाहिए। और मेन कहानी कि यू आर रेडी नाउ परचेज टू दैट थिंग्स, आप अब उस चीज़ को खरीदने के लिए पूरी तरह तैयार है, तो वो डिमांड है, तो वो मांग है, ठीक है। तो निश्चित मात्रा, निश्चित समय पर और निश्चित मात्रा में निश्चित कीमत पर आप रेडी हैं, दैट इज़ द मांग, दैट इज़ द डिमांड, ठीक है। आई होप क्लियर हुआ होगा। चलिए फिर आगे। हाँ जी, अब देखिए, बहुत ही इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट है। यू आर होपिंग और एक्सपेक्टिंग। इफ़ यू आर होपिंग फॉर समथिंग, दैट यू वांट समथिंग, ठीक है, तो इट इज़ नॉट इंक्लूड इन द डिमांड। आपके आशाएं और आपकी एक्सपेक्टेशन आर नॉट द डिमांड। डिमांड क्या होगी? जब आप पूरी तरह तैयार हो गए, यानी आपकी आशाएं कि मुझे खरीदना है, मुझे खरीदने की इच्छा थी, मैं किसी दिन खरीद लूँगा, या आप एक्सपेक्ट कर रहे हो कि हाँ अगले साल तक मैं खरीद लूँगा, तो ये हम मांग में इसको इंक्लूड नहीं करते। आप बिल्कुल रेडी टू परचेज होने चाहिए पर्टिकुलर टाइम पर और पर्टिकुलर कीमत के साथ। इसके अलावा मांग तालिका जो है, इंडिविजुअल टेबल और मार्केट टेबल क्या होती है, इंडिविजुअल डिमांड भी होती है और मार्केट डिमांड भी होती है, तो मैं उसको आपको दिखाती हूँ, वैसे डिफाइन कर देती हूँ। जब एक व्यक्ति कोई मांग करता है तो हम उसे इंडिविजुअल मांग कहते हैं, यानी व्यक्तिगत मांग। और जब बहुत सारे ग्रुप ऑफ पीपल किसी चीज़ को डिमांड कर रहे हैं तो उसको हम मार्केट डिमांड या फिर हम बाज़ार मांग कहते हैं ना, ठीक है, बाज़ार मांग। जब ग्रुप ऑफ पीपल डिमांड करेंगे तो हम उसे क्या कहेंगे? बाज़ार मांग। और जब एक व्यक्ति करेगा तो व्यक्तिगत, ठीक है। और इंग्लिश वाले बच्चों के लिए इंडिविजुअल और मार्केट डिमांड, ठीक है। दोनों के कर्व बहुत इंपॉर्टेंट है और आगे मैं डिफाइन भी कर दूंगी। चलिए फिर आगे व्यक्तिगत मांग तालिका देखिए, ये व्यक्तिगत मांग तालिका यानी इंडिविजुअल, ठीक है। इंग्लिश वाले बच्चों के लिए मैं बता दूं, इंडिविजुअल, मे बी पूरी स्पेलिंग नहीं आ पा रही है इस पर, ठीक है। इंडिविजुअल जो डिमांड टेबल है वो दिखा रही है। यहाँ चीनी का यानी शुगर का मूल्य दिया 35 रुपये, 30 रुपये, 25 रुपये, 20 रुपये। आपका जो है प्राइस घट रहा है और आपकी देख रही मांग की मात्रा, पहले आप 35 पे आप 1 kg लेने के लिए रेडी थे, 30 पे 2 kg और 25 पे 4 kg और 20 पे आप 7 kg लेने के लिए रेडी हैं। यानी जैसे जैसे डिमांड घट रही है आपकी मांग बढ़ रही है, और यही मांग का नियम बताता है कि प्राइस घटने पर डिमांड बढ़ेगी और प्राइस बढ़ने पर डिमांड घटेगी। ये एक व्यक्तिगत तालिका के माध्यम से आपने सीखा। चलिए आगे बढ़ते हैं। बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है और मैं फटाफट आपको सिखा दूंगी, बस इतना ही है, इससे कोई ज़्यादा नहीं है। थ्योरेटिकल आप 1 पेज का पढ़ लो, लेकिन उससे बेटर है कि आप कॉन्सेप्ट को सीखो, उससे रिलेटेड चीज़ टेबल या कर्व को सीखो, ज़्यादा क्लियरिटी आएगी, ठीक है।
हाँ जी, यहाँ पर आपको पूरी ग्रुप बाजार मांग को दिखाया गया है, ठीक है, यानी मार्केट डिमांड, ठीक है, ये मार्केट डिमांड को शो करने वाली एक टेबल है, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए मार्केट डिमांड कैसी होती है, अगर आप खुद भी शो करना चाहें तो शो कर सकते हैं। ये चीनी का मूल्य है, उसके बाद ये आ मतलब एक व्यक्ति जिसका नाम है उसकी डिमांड है, और ये ब व्यक्ति की डिमांड है, और ये स व्यक्ति की डिमांड है। और जब ये तीनों हमने डिमांड जोड़ दी 2 + 1 + 0 = 3, तो ये ग्रुप डिमांड बन गई, ठीक है। ये कुल मांग है, यानी ये बाजार की मांग को रिप्रेजेंट करते हैं। तो जितने भी उपभोक्ता हैं सभी की डिमांड को जब हम कुल मिलाकर जोड़ देंगे और कुल डिमांड उस पर्टिकुलर वस्तु की मार्केट में क्या चल रही है, दैट इज़ द बाजार मांग, दैट इज़ द मार्केट डिमांड, ठीक है। सेकंड पे 30 पे आ ने 2 kg डिमांड किया, बा ने 3 kg और सा ने 1 kg, ऑल टोटल डिमांड इज 6। द नेक्स्ट वन 25 प्राइस पर 4 kg आ ने, 5 kg बा ने और सा ने 2 kg, तो कुल मिला के 11 kg। तो इस प्रकार आपकी ये अ की, ये ब की और ये स की डिमांड है, एंड ये जो है आपकी कुल बाजार मांग को रिप्रेजेंट करता है। ये है वो टेबल जो कि आपको मार्केट डिमांड को दिखाती है। हाँ जी, अब ये आप देख सकते हैं, ये इंडिविजुअल डिमांड कर्व है। डिमांड कर्व कैसा है देखिए, यहाँ पर चीनी का मूल्य ले लिया गया है प्रति केजी के हिसाब से, और यहाँ पर मांग को दिखाया गया है, लिखा नहीं गया, मैं बता देती हूँ, मांग है, ठीक है। तो ये मांग है यानी डिमांड है। अब किस केजी पर, भाई 35 पर 1 kg की डिमांड थी, 30 पर 2 kg की, 25 पे 4 kg और 20 पे 7 kg की डिमांड थी। ये पिछली वाले टेबल को दिखा रहा है, और ये जो है ये इसी को बोलेंगे हम मांग वक्र या डिमांड कर्व, ठीक है, डिमांड कर्व। ये है डिमांड कर्व, इंडिविजुअल डिमांड कर्व, ठीक है। और मांग वक्र वो भी मैं लिख देती हूँ, ऐसे तो बोलने से पता चल जाता है, पर थोड़ा सा लिखने का इम्प्रेशन बच्चों के थोड़ा दिमाग पे ज़्यादा पड़ जाता है। तो ये है डिमांड कर्व, मांग वक्र, ठीक है। चलिए फिर आगे कॉन्सेप्ट को सीखते हैं। यहाँ पर भी आपने वही देखा कि मांग बढ़ रही है जब कीमतें घट रही हैं, तो ये डिमांड लॉ को भी दिखाता है, और डिमांड किस तरह से बढ़ती घटती है वो भी दिखाता है। टेबल क्योंकि सीख चुके हैं तो आपको, और कर्व भी सीख चुके हैं, तो यू हैव इनफ क्लियरिटी कि डिमांड क्या होती है, डिमांड कैसे की जाती है, इंडिविजुअल डिमांड क्या है। अब आप लॉ ऑफ डिमांड, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, ये LAW होता है, ध्यान रखिएगा, मे भी देखने में ना लग रहा हो। लॉ ऑफ डिमांड है यानी डिमांड का नियम, ये मांग का नियम है। वस्तु की क्वांटिटी तथा कीमत के बीच इनवर्स रिलेशनशिप होता है, ठीक है। इनवर्स रिलेशनशिप क्या होता है, विपरीत संबंध, मैंने लिखा है विपरीत संबंध। वस्तु की कीमत और वस्तु की मांगी गई मात्रा के बीच विपरीत संबंध यानी उल्टा संबंध होता है। अगर वस्तु की मांग बढ़ती है, ठीक है, सॉरी कीमत, प्राइस अगर बढ़ता है तो डिमांड जो है, सॉरी 1 मिनट रुकिए, हाँ जी, प्राइस अगर बढ़ता है डिमांड घटती है, ठीक है। और अगर प्राइस जो है अगर प्राइस जो है घटता है तो डिमांड बढ़ती है। तो ये क्या हो रहा है, एक बढ़ रहा है और एक घट रहा है। जब भी एक चर बढ़े और दूसरा घटे, या एक चर घटे दूसरा बढ़े, तो इनके बीच विपरीत संबंध यानी इनवर्स रिलेशनशिप पाया जाता है। एक यहाँ पर देखिए डिमांड के टाइप मैंने बता रखे हैं, 3 तरह के डिमांड टाइप होते हैं, कीमत मांग, आय मांग और आड़ी मांग। या हम इसको बोल सकते हैं कि डिमांड प्राइस, इनकम मतलब डिमांड प्राइस डिमांड, इनकम डिमांड या क्रॉस डिमांड, ठीक है। हिंदी में कीमत मांग, आय मांग, आड़ी मांग, और इंग्लिश में प्राइस डिमांड, इनकम डिमांड एंड क्रॉस डिमांड। जो कीमत और मांग का संबंध है वो इनवर्स होता है, ठीक है। इनवर्स कैसा होता है देखिए, जब प्राइस बढ़ता है डिमांड नीचे जाती है, और जब प्राइस नीचे आता है डिमांड ऊपर जाती है। तो ये रिलेशनशिप इनवर्स रिलेशनशिप यानी कि विपरीत संबंध है। अब आय के और मांग के बीच कैसा संबंध है, जब इनकम बढ़ती है तो डिमांड भी बढ़ती है, और जब इनकम घटती है तो डिमांड भी। देखिए मैंने इनकम बढ़ने का ऊपर का एरो लगाया है, तो डिमांड का भी ऊपर का एरो लगाया है। जब इनकम घटने का एरो लगाया तो डिमांड भी घट रही है। तो इनके बीच कैसा रिलेशनशिप है, इस रिलेशनशिप को हम सीधा या डायरेक्ट, ठीक है, डायरेक्ट रिलेशनशिप कहते हैं।
या सीधा संबंध बोलते हैं, जब एक के बढ़ने पर दूसरा भी बढ़े और एक के घटने पर दूसरा घटे। इसके अलावा आड़ी तिरछी मांग जिसको हम बोलते हैं, ये क्या होता है, प्राइस किसी और गुड्स का होता है और डिमांड किसी और गुड्स की, यानी कि ये कॉन्सेप्ट जो है रिलेटेड है सब्स्टिट्यूशनल गुड के बारे में। ठीक है, सब्स्टिट्यूशनल गुड को हिंदी में हम बोलते हैं प्रतिस्थापन वस्तुएं, यानी एक के स्थान पर दूसरी वस्तु का प्रयोग किया जा सकता है, इनको हम क्या बोलते हैं, प्रतिस्थापन, एक के दूसरे स्थान पर दूसरे का प्रयोग। अब प्रतिस्थापन जो है ना, देखो क्या होता है, जैसे कि चाय कॉफ़ी है ना, या फिर आप एक कोल्ड ड्रिंक में ले लो, एक कैंपा है, या सॉरी एक जो है कोल्ड ड्रिंक पेप्सी हो गई, एक मिरिंडा हो गई, कुछ भी मतलब ले लिया जो एक के स्थान पर दूसरा प्रयोग किया जा सकता है, तो उसी को ही हम आड़ी या तिरछी डिमांड या क्रॉस डिमांड कहते हैं। यहाँ पर अगर उस गुड का प्राइस, एक गुड्स का प्राइस बढ़ रहा है तो दूसरे की डिमांड बढ़ जाएगी, और एक का प्राइस घट रहा है दूसरे की डिमांड घट जाएगी, यानी कि यहाँ भी रिलेशनशिप जो है वो नेगेटिव ही है। ठीक है, यानी सॉरी, यहाँ भी रिलेशनशिप डायरेक्ट ही है, एक के प्राइस बढ़ने पर दूसरे की डिमांड बढ़ती है और एक के प्राइस घटने पर दूसरे की डिमांड भी घट जाती है, तो रिलेशनशिप भी डायरेक्ट है, यानी सिर्फ प्राइस के साथ डिमांड का रिलेशनशिप इन्वर्स है, अदरवाइज इनकम और दूसरी गुड्स की कीमतों के साथ डायरेक्ट रिलेशनशिप होता है। अब इसका एग्जाम्पल देखिए, जैसे कि आपको कॉफ़ी पीना बहुत पसंद है, लेकिन कॉफ़ी का प्राइस बढ़ गया और अब आप एबल नहीं है उतना प्राइस देने के कॉफ़ी के प्राइस को, तो आप क्या करेंगे, आप चाय कहें चलो टी से काम चला लेते हैं। ठीक है, तो प्राइस कॉफ़ी का बढ़ा लेकिन डिमांड किसकी बढ़ गई, टी की बढ़ गई, बिकॉज जो कंज्यूमर कॉफ़ी के थे वो ज़्यादा महंगे होने की वजह से चाय पर आ गए, तो यहाँ पर कंज्यूमर बढ़ गए। तो अगर सब्स्टिट्यूशन गुड का प्राइस बढ़ता है तो उससे दूसरे सब्स्टिट्यूशन गुड का डिमांड बढ़ जाता है, ये इन दोनों का रिलेशनशिप है। चलिए फिर आगे सीख लेते हैं। देखिए मैंने कोशिश करी है कि पूरा डिमांड जो है आपको एक वीडियो में अच्छे से समझा दूं, जिससे आपको बहुत ज़्यादा क्लियरिटी आ जाए, क्योंकि जब हम टूट के चीज़ें सीखते हैं तो शायद उतना क्लियर नहीं हो पाता। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर गुड्स के टाइप क्या होते हैं, उच्च कोटि की विलासिता वस्तुएं यानी लग्जरी गुड। ठीक है, जैसे कार या डायमंड, ये उच्च कोटि की वस्तुएं इन्हें कहते हैं, विलासिता की वस्तुएं, कोई ज़रूरत की चीज़ें नहीं है, जब पैसे ज़्यादा आ जाते हैं तो ऐसी वस्तुएं खरीदी जा सकती हैं। उसके बाद निकृष्ट वस्तुएं यानी गिफन गुड्स। ठीक है, निकृष्ट वस्तुएं हिंदी में और गिफन गुड्स जो है इंग्लिश में। अब ये कैसी हैं, जैसे खद्दर का कपड़ा हो गया है ना, राशन पे जो अनाज मिलता है, तो ऐसी वस्तुएं, जब इंसान के पास पैसे की कमी हो तो वो गिफन वस्तुएं इस्तेमाल करता है। इसके अलावा है आड़ी लोच यानी क्रॉस डिमांड यानी सब्स्टिट्यूशनल गुड, जब एक का प्राइस बढ़ जाता है तो दूसरी गुड यूज़ कर ली जाती है, ये होता है। या फिर क्या होता है, कॉम्प्लीमेंट्री गुड, जो कॉम्बिनेशन में ही यूज़ होती हैं। अब देखिए दो तरह की आड़ी लोच होती है, ये भी बात है। एक तो होती है कॉम्प्लीमेंट्री गुड, वो चीज़ें जो एक साथ ही प्रयोग होंगी, जैसे कि कार और पेट्रोल, जैसे कि रिफ़िल का इंक, और जैसे कि मतलब पेन का रिफ़िल और पेन, तो ये कॉम्बिनेशन में यूज़ होंगे। अगर इनका मतलब कॉम्बिनेशन नहीं बनेगा तो फ़ायदा ही कुछ नहीं है, एक अकेला यूज़ नहीं किया जा सकता। आप गाड़ी खरीद के सिर्फ तो आप चला नहीं सकते ना विदाउट पेट्रोल, है ना, तो ये कॉम्प्लीमेंट्री गुड है। और अगर एक दूसरे के स्थान पे, जैसे चाय की जगह आप कॉफ़ी यूज़ कर लो, कोल्ड ड्रिंक शिकंजी की जगह आप लस्सी पी लो, तो ये सब्स्टिट्यूशनल हो गए। तो कॉम्प्लीमेंट्री गुड का क्या है, जैसे एग्जाम्पल भी दिया मैंने, कार एंड पेट्रोल, सब्स्टिट्यूशन गुड, टी एंड कॉफ़ी, तो इस तरह की गुड्स होती हैं। तो ये तो मैंने आपको टाइप ऑफ गुड बना दी, इनका कॉन्सेप्ट आगे मतलब आपको इनको समझना ज़रूरी है, क्योंकि ना सब पे प्राइस का इफ़ेक्ट अलग अलग पड़ता है। ठीक है, प्राइस का इफ़ेक्ट सब पे अलग पड़ता है, इसलिए सभी गुड्स को आपको समझना पड़ता है, और आय का असर भी अलग अलग पड़ता है। छोटा सा अगर एग्जाम्पल मैं आपको दूं, अगर उच्च कोटि की वस्तु है तो यहाँ तो मांग का नियम लागू नहीं होता, क्योंकि किसी व्यक्ति की ना ये इतनी महंगी होती हैं कि अगर इनका प्राइस बढ़ भी जाता है तब भी लोग इन्हें ज़्यादा खरीदते हैं। कई बार तो कुछ चीज़ें स्टेटस का निशान होती हैं, स्टेटस सिंबल होती हैं, दैट्स वाई द पीपल परचेजिंग दैम, एंड इफ़ द प्राइस विल इंक्रीज द पीपल मोर परचेज दैम, बिकॉज क्या होता है, उनको स्टेटस दिखाना होता है। अगर डायमंड जितना महंगा होगा, लोग जो खरीदते हैं जिनकी इनकम बहुत ज़्यादा, वो और ख़रीदने लगते हैं, सिर्फ ये शो करने के लिए कि भाई उनके पास डायमंड है।
और वो दिखाता है कि हमारे पास तो बहुत पैसा है। तो ये चीज़ें हैं। अब गिवन गुड्स क्या होती हैं, बहुत ही लोअर क्वालिटी की। अब इंसान इसलिए ख़रीदा है क्योंकि उसके पास पैसे नहीं है। अगर उसके पास मनी आ जाती है तो क्या करेगा, वो गिवन गुड्स खरीद के नॉर्मल गुड्स पे आ जाएगा, थोड़ी सी अच्छी क्वालिटी पे ख़रीदने लग जाएगा। तो यहाँ पर उल्टा असर है, यहाँ पर उल्टा असर, दोनों का। तो नेचर ऑफ द गुड्स इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट, बहुत ज़रूरी है नेचर ऑफ गुड्स को जानना जब हम लॉ ऑफ डिमांड की बात करते हैं। ठीक है, आई होप क्लियर हुआ होगा। मैंने जो पीछे बताया कि आय का प्रभाव गुड्स की टाइप के अकॉर्डिंग अलग अलग पड़ता है, प्राइस का प्रभाव अलग अलग पड़ता है। अब आय का प्रभाव देखो, आय का प्रभाव गुड्स के नेचर के अकॉर्डिंग बदल जाता है। अब आप यहाँ पर यही चीज़ देखेंगे, अगर नॉर्मल गुड्स हैं जैसे कि खाना पीना राशन की चीज़ें, नॉर्मल कपड़े, ये क्या होते हैं, इनका आय के साथ पॉजिटिव रिलेशनशिप होता है, सकारात्मक संबंध होता है एक सीमा तक। ठीक है, क्या संबंध होता है, अगर हमारी इनकम बढ़ती है तो ऑब्वियसली हम ज़्यादा चीज़ें खा पाएंगे, मतलब क्वांटिटी नहीं क्वालिटी वाइज आप इम्प्रूव कर जाएंगे। या अगर आप क्वांटिटी किसी चीज़ की फ्रूट वगैरह कम खाते हैं, आप ज़्यादा खाने लगे, आप ड्राई फ्रूट खाने लगेंगे ज़्यादा, और कपड़े और ज़्यादा खरीद लेंगे। तो नॉर्मल गुड्स जनरली पॉजिटिव रिलेशनशिप रहता है, लेकिन एक सीमा तक। अगर आपकी आय बढ़ती जा रही है तो इसका मतलब ये नहीं कि आप खर्चा खाने पे बढ़ाते जाएंगे, एक लिमिट के बाद आप उसे कम कर देंगे, मतलब, और एक लिमिट के बाद फिर वो बढ़ता भी नहीं है। उसके बाद लग्जरी गुड, लग्जरी गुड तो कम्प्लीटली पॉजिटिव रिलेशन, पूर्णतः सकारात्मक इनका रिलेशनशिप होता है। क्यों, क्योंकि लग्जरी गुड स्टेटस सिंबल होती हैं, और इनकम जितनी ज़्यादा बढ़ेगी आप उतने ज़्यादा लग्जरी गुड्स खरीदने लग जाओगे। ठीक है, इसके अलावा गिवन गुड्स, इसका पूर्णतः नकारात्मक संबंध यानी इनवर्स रिलेशनशिप है। गिवन गुड्स का इनकम के साथ, ठीक है, कैसा है, इनवर्स रिलेशनशिप है, दोनों का उल्टा रिलेशनशिप है। जैसे ही आपकी इनकम, जो लोग गिवन गुड्स यूज़ करते हैं, खद्दर का कपड़ा या बहुत ही सस्ते कपड़े या बहुत ही नॉर्मल खाना खाते हैं, चावल या दाल ही अफोर्ड कर पाते हैं, तो अगर जैसे ही, और उस चावल दाल में भी सबसे पुअर क्वालिटी खाते हैं, जैसे उनका इनकम लेवल बढ़ने लग जाएगा वो उसकी हाई क्वालिटीज़ पे चले जाएंगे और वो और वैरायटी खाना खाने लग जाएंगे, तो गिवन गुड्स को वो छोड़ देंगे। तो इसे, जब आपके प्राइस, आपकी इनकम बढ़ने से किसी चीज़ की डिमांड बढ़ती है तो उसे हम सकारात्मक संबंध कहते हैं, और अगर किसी चीज़, आय बढ़ने से किसी चीज़ की डिमांड घटती है तो उसे हम नकारात्मक संबंध कहते हैं, यानी इनवर्स रिलेशनशिप। तो गुड्स के टाइप को जानना इतना ज़रूरी है, और ऐसे ही प्राइस का इफेक्ट भी सब पे अलग अलग पड़ता है ना। चलिए फिर आगे, यहाँ पर सीखे आपने कॉन्सेप्ट ऑफ डिमांड के डिफरेंट कॉन्सेप्ट, जिसमें डिमांड क्या होती है और डिफरेंट गुड्स क्या होती है और लॉ ऑफ डिमांड क्या होता है। आगे मैं ऐसे ही कॉन्सेप्ट लाऊंगी, प्लीज़ बने रहिए चैनल पे। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो, हैव अ नाइस डे।